नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही खास समझौते की। एक ऐसा समझौता जिसने दशकों से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे को संभाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु जल संधि की। तो चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये नदियां कैसे बटीं, फिर 1960 की संधि कैसे बनी, ये जानेंगे। ये भी देखेंगे कि ये संधि इतने सालों तक चली कैसे और आज के समय में क्या तनाव हैं, क्या चुनौतियां हैं। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ खास बातें भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो असल समस्या क्या थी जिसके कारण इस संधि की जरूरत आन पड़ी। सोचिए, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। वो चुनौती थी सिंधु नदी प्रणाली की। ये एक विशाल नदी प्रणाली थी जो अब दो नए देशों भारत और पाकिस्तान दोनों से होकर बहती थी। सवाल ये था कि इसका पानी आखिर बांटा कैसे जाए। अब देखिए, मसला ये था कि सिंधु और उसकी ज्यादातर सहायक नदियां भारत से निकलकर या भारत से होकर पाकिस्तान में जाती थीं। इसका सीधा मतलब ये था कि पाकिस्तान, जो कि डाउनस्ट्रीम देश था, वो पानी के लिए भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर था। जाहिर है, पाकिस्तान को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं भारत पानी के बहाव को रोक ना दे, और इसी डर ने एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी थी। तो इस बेहद पेचीदा समस्या को सुलझाने के लिए दोनों देश साथ आए और फिर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे आज हम सब सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ये कोई आसान काम नहीं था। कई सालों तक बातचीत चली और आखिर में 1960 में इस समझौते पर दस्तखत हुए। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई वर्ल्ड बैंक ने, जिसने एक मध्यस्थ बनकर दोनों देशों को एक मेज पर लाने और सहमति बनाने में मदद की। अच्छा, इस संधि का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा था वो था नदियों का बंटवारा। बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका अपनाया गया। कुल 6 नदियों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों देशों को पानी पर अपना अपना हक मिल जाए और झगड़े की गुंजाइश ही कम हो जाए। तो हाँ, पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी गईं, ये तो ठीक है, लेकिन संधि में ये बात भी बिल्कुल साफ कर दी गई कि भारत इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कुछ खास कामों के लिए कर सकता है, जैसे घरेलू इस्तेमाल या फिर पनबिजली यानी हाइड्रो पावर बनाने के लिए। शर्त बस ये थी कि इससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के बहाव पर कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए। अब संधि तो बन गई, पर वो ठीक से लागू हो ये कैसे पक्का किया जाए? इसके लिए बनाया गया परमानेंट इंडस कमीशन। ये एक तरह का चैनल है, एक मंच जहां दोनों देशों के कमिश्नर रेगुलरली मिलते हैं, पानी के फ्लो का डेटा शेयर करते हैं और अगर कोई भी छोटा मोटा मुद्दा उठता है तो उसे बातचीत से ही सुलझा लेते हैं। इससे आपसी विश्वास बना रहता। संधि के नियम कायदे तो काफी मजबूत थे, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। क्या ये संधि वक्त की मार झेल पाएगी? चलिए देखते हैं कि ये कितनी सफल रही। और यही इस संधि की सबसे बड़ी, सबसे शानदार कामयाबी है। सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तीन बड़े युद्ध हुए, कारगिल जैसा संघर्ष हुआ, न जाने कितनी बार तनाव अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन ये संधि कभी नहीं टूटी। ये हमेशा लागू रही। ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की एक मिसाल है। और यही वजह है कि ये संधि इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। ये एक तरह से गारंटी देती है कि पानी को लेकर जो भी विवाद होंगे उन्हें बातचीत और कानूनी दांवपेच से सुलझाया जाएगा, न कि बंदूकों और तोपों से। इसने पानी को जंग की वजह बनने से रोका है। लेकिन इतनी कामयाबियों के बाद भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। खासकर हाल के कुछ सालों में इस संधि के सामने कुछ नई चुनौतियां आ खड़ी हुई हैं, और इन चुनौतियों से इसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब विवाद सुलझाने के तरीकों का असली टेस्ट हो रहा है। आज के समय में जो मतभेद हैं वो ज्यादातर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के डिजाइन को लेकर हैं। खास तौर पर 2 प्रोजेक्ट्स, किशनगंगा और रतले। पाकिस्तान ने इन पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इन प्लांट्स का जो डिजाइन है वो संधि की शर्तों का उल्लंघन करता है। तो ऐसे झगड़ों को सुलझाने के लिए संधि में ही एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। 2 रास्ते हैं। अगर मसला सिर्फ तकनीकी है, मतलब टेक्निकल डिफरेंस है, तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, एक तटस्थ विशेषज्ञ फैसला करता है। और अगर मामला ज्यादा बड़ा या कानूनी विवाद है तो फिर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब मध्यस्थता न्यायालय बनाया जाता है। और मजे की बात यह है कि यह प्रक्रिया सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में काम कर रही है।
अभी हाल ही में इन्हीं किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट्स के मामले में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने यह तय किया कि हाँ, वो इन तकनीकी मामलों पर फैसला दे सकते हैं। ये दिखाता है कि संधि के जो मैकेनिज्म्स हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो इन सब हालिया तनावों और चुनौतियों को देखते हुए जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि इस जरूरी समझौते का भविष्य क्या है। देखिए, आज के समय में कुछ नए दबाव पैदा हो गए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, जिससे नदियों का बहाव बदल रहा है। दोनों देशों की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, तो पानी की मांग भी बढ़ रही है। फिर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये सब मिलकर इस 60 साल से भी ज्यादा पुराने समझौते पर जबरदस्त प्रेशर डाल रहे हैं, जिसके बारे में शायद इसे बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या 1960 में बनी एक संधि जो एक अलग दौर के लिए बनी थी, वो 21वीं सदी की बानी से जुड़ी चुनौतियों को संभाल सकती है? वैसे तो संधि में बदलाव का रास्ता खुला है, मतलब आर्टिकल 12 के तहत इसे बदला जा सकता है, लेकिन किसी भी बदलाव के लिए दोनों देशों की रजामंदी चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती है। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर, वो खास पॉइंट्स जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इन्हें अपने आंसर्स में जरूर इस्तेमाल करें, जैसे पूर्वी नदियां, पश्चिमी नदियां, वर्ल्ड बैंक, परमानेंट इंडस कमीशन और आर्टिकल 9। जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो चेक करने वाले को पता चलता है कि आपको इस टॉपिक की अच्छी और गहरी समझ है। यहाँ कुछ सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे, या परमानेंट इंडस कमीशन का क्या रोल है। इन सवालों का जवाब देते वक्त संधि के प्रोविजंस, कमीशन की भूमिका और विवाद सुलझाने के तरीकों पर खास ध्यान देना है। और ये रहा एक मॉडल कंक्लूजन। एक अच्छा निष्कर्ष लिखने के लिए आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं। इसमें मेन बात यह है कि ये संधि सिर्फ पानी बांटने का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत पाकिस्तान के बीच सहयोग और शांति बनाए रखने का एक जीता जागता फ्रेमवर्क है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं, जिस तरह से पानी की कमी बढ़ रही है, क्या सिंधु जल संधि भविष्य में सहयोग का एक मॉडल बनकर उभरेगी, या फिर ये पुरानी डिप्लोमेसी की एक निशानी बनकर रह जाएगी? यकीनन इसका जवाब ही साउथ एशिया में वाटर डिप्लोमेसी का भविष्य तय करेगा।